इंपीरियल कैपिटल विजयनगर में स्टार्ट किया था। आई टोल्ड यू कि एन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर, ये विजय जो कैपिटल है या विजयनगर जो सिटी है, ये अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट था, जिसकी की फाउंडेशन 14th सेंचुरी में हुई थी और जो है 17th सेंचुरी में डिक्लाइन हो गया था। लेकिन हमने देखा कि 1800 में कॉलिन मैकेंजी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक ऑफिशियल थे, उन्होंने इसकी खोज की और उसके बाद फिर एक्सकवेशंस हुए। जो खुदाई के दौरान जो चीजें मिली, बिल्डिंग जो इंस्क्रिप्शंस मिली, उससे विजयनगर एम्पायर जो भव्यता थी, विजयनगर डेवलपमेंट था, उस डेवलपमेंट को जो है सबके सामने गया। हिस्टोरियंस ने उसके बाद किया और इंस्क्रिप्शन से और जो टेक्स्ट थे उनसे हेल्प मिली। एम्पायर अपने टाइम में कितना डेवलप्ड एम्पायर था और किस तरीके से इस एम्पायर में इस एम्पायर की जो बिल्डिंग्स थी वो इतनी ज्यादा एडवांस बिल्डिंग्स थी, कितना ज्यादा उसमें जो है ना डेवलपमेंट हुआ था। ये इसका जो विजयनगर एम्पायर की जो खास बात थी ना बच्चों, वो इसकी बिल्डिंग्स और इसके मॉन्यूमेंट्स ही हैं, जिस पर हमें ज्यादा फोकस करना है। इन ऑल इस चैप्टर में ज्यादा हम बिल्डिंग्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। नंबर ऑफ बिल्डिंग्स वर बिल्ट इन दिस विजयनगर एम्पायर, और यही इसकी भव्यता को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो आज जो मैं टॉपिक आप लोगों को बच्चों एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो है द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर। तो द एपोजी एंड डिक्लाइन ऑफ द एम्पायर, एपोजी का मतलब क्या होता है? एपोजी का मतलब होता है क्लाइमेक्स, माने कि जब इसकी फाउंडेशन हुई विजयनगर एम्पायर की, तो पहले इसकी फाउंडेशन के समय पर कैसे इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ और फाइनली फिर जो है एक स्टेज ऐसी आती है कि जब हम अपने डेवलपमेंट के क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं, और फिर जब हम क्लाइमेक्स पर पहुंच जाते हैं तो हर चीज का पतन होता है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो चीज डेवलप होती है, जो चीज बढ़ती है, वो फिर नीचे गिरना भी शुरू होती है, क्योंकि हर चीज के आगे बढ़ने के, ऊंचा उठने की एक लिमिट होती है। तो फिर विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन भी हुआ। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि किस तरीके से, कब कब, किस किस डायनेस्टी ने विजयनगर पर रूल किया। ठीक है, तो इसमें हम बताएंगे कि पावर के लिए विजयनगर एम्पायर में बहुत सारे क्लेमेंट्स थे, दावेदार थे, और अपनी पावर को शो करने के लिए, मतलब रूलिंग लाइनेज थे और अपनी पावर का दावेदारी करते थे। और यहाँ पर जो रूलिंग डायनेस्टी थी या जो रूलिंग लाइनेज थी, उसके अलावा देयर वर सर्टेन रूलिंग कमांडर्स, मिलिट्री कमांडर्स, जो कि बहुत पावरफुल हो गए थे, एंड दे टू वांटेड टू गेट द शेयर इन द पावर। तो ये लोग भी जो है यहाँ पर पावर के लिए या रूलर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, और इन्होंने भी इस लिहाज से यहाँ पर लड़ाइयाँ भी की थी। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखें आप लोग, अपनी बुक और नोटबुक पेन अपने हाथ में रखें और साथ साथ आप इसको नोट करते चले कि मैं जो बोल रही हूँ समझे उसको। ठीक है, जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उसको कहा जाता है संगम डायनेस्टी। जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उसको कहा जाता है संगम डायनेस्टी। और इस संगम डायनेस्टी ने कब से कब तक रूल किया? उन्होंने 1485 तक, 1336 में तो इसकी फाउंडेशन हुई थी, हरियर और बुक्का ने की थी, मैंने आपको कल बताया था। उसके बाद आज मैं आपको बता रही हूँ कि टिल 1485 संगम डायनेस्टी का यहाँ पर रूल रहा। उसके बाद देखेंगे दे वर सप्लांटेड बाय द सलुवास, माने संगम डायनेस्टी के बाद सेकंड नंबर पर कौन आ गया? सलुवास। सलुवास SALUVAS, दिस वाज अगेन अ रूलिंग लाइनेज। ठीक है, मिलिट्री कमांडर्स हु रिमेन इन पावर टिल 1503, ये जो सलुवास थे दे वर मिलिट्री कमांडर्स एंड दे कंट्रोल्ड विजयनगर एम्पायर अप टू 1503। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आए तीसरे नंबर पर तुलुवास। तुलुवास जो आए, उन्होंने तुलुवास आए और कृष्णदेव राय जो है वो तुलुवा डायनेस्टी का था। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग विजयनगर एम्पायर के बारे में जब पढ़ते हैं तो हम सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर
पढ़ते हैं कौन से रूलर के बारे में, हम कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ते हैं। तो कृष्णदेव राय जो है वो तुलुवा डायनेस्टी को बिलोंग करते थे और इससे पहले संगम डायनेस्टी, सलुवा डायनेस्टी और फिर तीसरे नंबर पर आती है तुलुवा डायनेस्टी। तो जो तुलुवा डायनेस्टी है वो तुलुवा डायनेस्टी के जो रूलर थे वो कृष्णदेव राय, और कृष्णदेव राय ही वो रूलर थे जिनके टाइम पर विजयनगर एम्पायर अपने क्लाइमैक्स पर था, सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इस पीरियड में हुआ था। इसके बाद देखेंगे कि कृष्णदेव राय's rule was characterized by expansion and consolidation। सबसे ज्यादा एक्सपेंशन विजयनगर एम्पायर का कृष्णदेव राय के पीरियड में हुआ था, और ये जो पीरियड था ये वो पीरियड था जिसमें कि तुंगभद्रा और कृष्णा के जो बीच के जो दोआब जो लैंड्स थी, प्लेन लैंड्स थी, फर्टाइल लैंड्स थी, उन फर्टाइल लैंड्स पर को अक्वायर कर लिया था कृष्णदेव राय ने। And the rulers of Odisha were subdued and severe defeats were inflicted on the Sultan of Bijapur। मतलब this was the period when जो सुल्तान थे और जो उड़ीसा के गजपति थे उन सबको जो है ना हरा दिया गया था, और उन पर जो है ना जो हार थी, उन पर जो डिफीट थी उसको इम्पोज कर दिया गया था, पावर शो करके, अपनी ताकत को दिखा करके। मिलिट्री डिफीट के बाद जो है ना ये पूरी तरीके से हार गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि ऑल्दो द किंगडम रिमेन्ड इन ए कांस्टेंट स्टेट ऑफ मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, हमेशा यहाँ पे मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस रहती थी, माने कि दे वर ऑलवेज रेडी फॉर फाइट, हमेशा वो वॉर के लिए तैयार रहते थे। इट फ्लोरिश्ड अंडर कंडीशंस ऑफ अनपैरेलल्ड पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। देखो फिर कृष्णदेव राय का जो पीरियड था उसको कहा जाता है कि यहाँ पर उस पीरियड में पीस और प्रॉस्पेरिटी अपने क्लाइमेक्स पर थी, बहुत ज्यादा यहाँ पर वो इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा एडवांस थी। इसके बाद देखेंगे कि कृष्णदेव राय ने बिल्डिंग्स बनवाने का काम भी बहुत ज्यादा किया, और उन्होंने जो बिल्डिंग्स बनवाई थी उन बिल्डिंग्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स थी उसमें था गोपुरम और मंदिर उन्होंने बनवाए थे। उन्होंने क्या बनवाया था? गोपुरम और मंदिर। तो गोपुरम और मंदिर जो उन्होंने बनवाए थे, ये मतलब गोपुरम और जो टेम्पल्स उन्होंने बनवाए थे, गोपुरम तो स्पेसिफिकली आप कहेंगे कि ये एक आर्किटेक्चर का जो बेहतरीन नमूना था, ये कृष्णदेव राय के नाम पर ही क्रेडिट होता है। इसके बाद देखेंगे कि उन्होंने सब अर्बन टाउनशिप नियर विजयनगर कॉल्ड नगलापुरम, ये एक सब अर्बन टाउनशिप का भी डेवलपमेंट किया था। विजयनगर एम्पायर के नजदीक ही नगलापुरम एक सब अर्बन टाउन डेवलप किया गया था, और ये उनकी माँ के नाम पर या माँ के बाद में किया गया था। Some of the most detailed descriptions of Vijayanagar come from his time or just after। कुछ ऐसे descriptions हैं जो उनकी जो है ना डेथ के बाद में या उनके रूलिंग के बाद में आते हैं सामने, और कुछ उनके सामने आई। मतलब कहने का यह है कि जो उनकी अचीवमेंट्स हैं उसमें से बहुत सारी अचीवमेंट्स ऐसी हैं जो उनकी डेथ के बाद जो है ना वो लोगों को पता लगी। अब हम कहेंगे कि कृष्णदेव राय की जो डेथ हुई वो 1529 में हुई। कृष्णदेव राय डाइड इन 1529। तो कृष्णदेव राय की डेथ के बाद में जो उनके सक्सेसर्स थे, उन सक्सेसर्स में क्या हुआ कि जो उनके जो सक्सेसर थे, वो सक्सेसर जो है ना उनमें नायक्स जो है वो थे। और नायक्स किसे कहा जाता है? नायक्स कहा जाता है मिलिट्री चीफ्स को। तो रायास कहा जाता है विजयनगर एम्पायर के रूलर्स को, और नायक्स किसे कहा जाता है? मिलिट्री चीफ्स को। ये आपको याद रखना है, ठीक है? 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। By 1542, control at the center had shifted to another ruling lineage, that of the Aravidu, which remained in power till the end of the 17th century।
Krishnadev Rai belonged to Tuluva dynasty, and after the death of Krishnadev Rai 1542 के बाद में यहाँ जो रूलिंग लाइनेज थी वो चेंज हो गई और रूलिंग लाइनेज अब किसकी हो गई? यहाँ पर रूलिंग लाइनेज अब अराबिदु की हो गई। और जब तक के विजयनगर एम्पायर का पूरी तरीके से डिक्लाइन हुआ, पूरी तरीके से इसका पतन हुआ, तब तक यहाँ पे अराविदु रूलर्स ही रूल कर रहे थे। और इस पीरियड में यहाँ पर ड्यूरिंग दिस पीरियड एज इंडीड अर्लियर the military ambitions of the rulers of Vijayanagar as well as those of the Deccan Sultanates resulted in shifting alignments। अब देखो कि जो डेक्कन के सुल्तान्स थे और विजयनगर एम्पायर के जो रायास थे, रूलर्स थे, वो जो है अपने अलायंसेस को जो है ना बनाते रहते थे। माने कि आपको पता है कि जब हमारा कोई दुश्मन ज़्यादा ताकतवर होता है तो हम एक अकेले लड़ाई नहीं लड़ते हैं, हम अलायंस बना करके लड़ाई लड़ते हैं। तो इस सिचुएशन में आप देखेंगे कि अलायंसेस जो है वो बनाए जाते थे अपने जो उनका दुश्मन था या किसी से उनको लड़ाई करनी थी जो ज़्यादा पावरफुल था। तो इस तरीके से जो अलायंसेस थे वो भी बनते बिगड़ते रहते थे और कभी किसी के साथ अलायंस, कभी किसी के साथ अलायंस, कभी किसी के साथ जो है ना एग्रीमेंट समझौता या कभी किसी और के साथ में जो है ना कोई ट्रीटी साइन की जाती थी। तो इस तरीके से जो है ये अलायंसेस बनते और बिगड़ते रहते थे। कभी भी जो ये अलायंसेस थे वो लॉन्ग टाइम तक स्थिर नहीं रहते थे। ये अपनी सुविधा के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो है चेंज कर लिए जाते थे। तो 1565 में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंसिडेंट हुआ। 1565 रामा राय द चीफ मिनिस्टर ऑफ विजयनगर, जो रामा राय थे वो विजयनगर के चीफ मिनिस्टर थे और लेड द आर्मी इनटू बैटल एट राक्षसी तंगाड़ी। दिस इज द नेम ऑफ अ प्लेस। राक्षसी तंगाड़ी एक जगह का नाम है। वहां पर जो है ना वेयर हिज फोर्सेस वर रूटेड बाय द कंबाइंड आर्मीज ऑफ बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा। बहुत ध्यान से सुनना है इसको आपको, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि रामा राय जो है वो विजयनगर एम्पायर के चीफ मिनिस्टर थे और उनके नेतृत्व में एक राक्षसी तंगाड़ी में लड़ाई होती है और रामा राय की सेना को अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की सेनाएं मिलकर के हरा देती हैं। ये बात ध्यान रखनी है आपको कि अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा तीनों की सेनाएं मिलकर के रामा राय की सेना को हरा देती हैं। मैं बात कर रही हूँ 1565 की और वो है रामा राय जो कि चीफ मिनिस्टर थे विजयनगर एम्पायर के। हाँ जी, ये खुसर पुसर बंद कर दो। द विक्टोरियस आर्मी सेक्ड द सिटी ऑफ विजयनगर। और जो जीत गई थी सेना अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की, उन्होंने विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया, पूरी तरीके से उसको बर्बाद कर दिया। The city was totally abandoned within a few years. Now the focus of the empire shifted to the east where the Arabidu, अब जो है वो अराबिदु से इनका जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ और ये इनका जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ और फोकस शिफ्ट हुआ और अब जो है ना ये ईस्ट की तरफ जो है ना इनका ध्यान आया। तो ये ईस्ट की तरफ जो है वो आगे बढ़े। तो ईस्ट में जो है ना जो रूलर उस समय पर रूल कर रहे थे वो कौन थे? ईस्ट में जो रूलर रूल कर रहे थे वो थे पेनुकोंडा। डायनेस्टी रूल फ्रॉम पेनुकोंडा। जो अराविदु रूल थे वो जो है ना रूल कर रहे थे और पेनुकोंडा एंड लेटर फ्रॉम चंद्रगिरी नियर तिरुपति। ये दो जगह हैं जहां से जो है ना अराविदु डायनेस्टी के जो रूलर्स थे वो रूल कर रहे थे। पेनाकोंडा में और चंद्रगिरी में, ये ईस्ट में है, ठीक है। अब हमें देखना है यहाँ पर कि although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the city of विजयनगर। अब जो पीछे कल अभी जो मैंने आपको बताई थी कि 1565 में रामा राय की सेना को हरा दिया गया था और अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा की तीनों की सेनाएं मिलकर के रामा राय की सेना से लड़ी थी। और मैंने आपको ये बताया था कि पूरे विजयनगर एम्पायर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया था। लेकिन बर्बाद करने के बाद भी
आप देखेंगे दीज आर कॉल्ड द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स। पॉलिटिक्स में, पावर में ऐसा हमेशा होता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं, कि लड़ाई हो चुकी है, हार चुके हैं, विजयनगर एम्पायर बर्बाद हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी विजयनगर के जो रूलर्स हैं वो सुल्तान्स के साथ में ट्रेड रिलेशंस करते हैं और उनके प्रति जो है वो बहुत ज्यादा हॉस्टाइल नहीं रहते हैं। ठीक है, तो although the armies of the sultans were responsible for the destruction of the city of Vijayanagar, relations between the sultans and the rayas were not always or inevitably hostile. In spite of religious differences, Krishnadev Rai, for example, supported some claimants to power in the sultanates and took pride in the title establishment of the Yavan kingdom. Similarly, the Sultan of Bijapur intervened to resolve succession of disputes in Vijayanagar following the death of Krishnadev Rai. कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो सक्सेसर से जो थे उनको सपोर्ट किया जाता रहा, चाहे जो है वो कृष्णदेव राय की डेथ के बाद में जो सक्सेसर सुल्तान के थे उनको सपोर्ट किया गया। और इसी तरीके से जो है कि विजयनगर एम्पायर के जो रूलर्स थे उन्होंने भी डेक्कन के जो सुल्तान थे उनके रूलर्स को सपोर्ट किया, माने कि जब रिक्वायरमेंट होती थी तो ये एक दूसरे को इस तरीके से हेल्प किया करते थे। In fact, the Vijayanagar kings were been to ensure the stability of the sultanates and vice versa. माने कि जो सुल्तान की जो स्टेबिलिटी थी उसको इन्होंने सपोर्ट किया था। And it was the adventurous policy of Rama Rai who tried to play off one sultan against another. और ये एक सुल्तान को दूसरे सुल्तान के अगेंस्ट में यूज किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। कैसे कि एक दूसरे के साथ में इस तरीके से ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स मेंटेन करते थे कि एक दूसरे को ये एक दूसरे के सामने ला करके इस तरीके से खड़ा कर देते थे कि वो एक के साथ में दूसरा राइवल बन जाता था और जो है ना पावर के लिए एक दूसरे को मार दिया करते थे। द रायाज एंड द नायक्स, यहाँ पर हम आपको क्या बताने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि राया माने रूलर्स, है ना। विजयनगर के जो रूलर्स थे वो रायाज, और नायक्स कौन होते हैं, मिलिट्री चीफ्स, है ना। तो रायाज और नायक्स इनके बीच में अब यहाँ पर कैसे स्ट्रगल शुरू हुआ, अब इनके बीच में कैसे यहाँ पर पावर के लिए संघर्ष हो रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, among those who exercised power in the empire were military chiefs who usually controlled forts and had armed supporters, है ना। तो पावर जो है ना आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स किंग्स के हाथ में तो थी ही, लेकिन किंग्स के साथ साथ जो है ना जो पावर थी वो मिलिट्री चीफ के हाथों में भी थी। क्यों? क्योंकि मिलिट्री चीफ ही तो सेना प्रोवाइड करते थे ना लड़ाई लड़ने के लिए, और जो पूरा आर्म सपोर्ट था वो उन्हीं के हाथों में हुआ करता था। These chiefs often moved from one area to another and in many cases were accompanied by peasants looking for fertile land on which to settle. ये जो मिलिट्री चीफ थे ये लड़ाई करते थे और इनके साथ में फार्मर्स भी कभी-कभी जाया करते थे, और जो ये मिलिट्री चीफ जो है ना उनको सेफ किया करते थे, सिक्योर करते थे, जमीनों पर कब्जा करते थे और फिर फार्मर्स जो है वहां जाके बस जाया करते थे। These chiefs were known as नायक्स and they usually spoke Telugu. ये लोग तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोला करते थे। Many नायक्स submitted to the authority of the kings of Vijayanagar, but they often rebelled and had to be subdued by military action. अब देखो कि कभी ज्यादातर तो जो ये चीफ होते थे ये रूलर के प्रति क्या होते थे, वफादार होते थे, लॉयल होते थे, बट समटाइम्स वो उनका विरोध भी किया करते थे और अपने मिलिट्री एक्शन से जो है ना किंग को ही सबड्यू कर दिया करते थे। The Amara Nayak system was a major political innovation at the Vijayanagar Empire. It is likely that many features of this system were derived from the Ikta system of the Delhi Sultanate. अमारा नायक जो है वो एक ऐसा सिस्टम था, पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। इसमें क्या करते थे कि ये जो दिल्ली सल्तनत का एकता सिस्टम था उसको जो है उसके जैसा था और ये अमारा नायक जो है वो एक टैक्सेशन पॉलिसी को भी जो है ना को भी जो है ना क्लियर करता है
कि किस तरीके से जो है ना किसानों से टैक्स वसूल किया जाता था और कैसे जो है ना वो किंग तक पहुंचता था। और इसी तरह से ये इक्ता सिस्टम जो है ना वो भी इसी तरीके का सिस्टम था। द अमारा नायक्स वर मिलिट्री कमांडर्स, ठीक है। जो अमारा नायक थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे हु वर गिवन टेरिटरीज टू गवर्न बाय द रायास। अब देखो समझ में आ गया होगा आपको कि जो जैसे हमारे यहाँ पर पहले जमींदारी सिस्टम था, तो जमींदार को जमीन कौन देता था? जमींदार को जमीन जो है वो किंग दिया करते थे, है ना? तो यहाँ पे जो अमारा नायक थे वो मिलिट्री कमांडर्स थे और उनको टेरिटरीज कौन देता था? राया दिया करता था। और अमारा नायक अपने पूरी टेरिटरी पर कंट्रोल किया करते थे। वो वहां से टैक्सेस वसूल किया करते थे और वहां से क्राफ्ट पर्सन से या ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स थे उन सब से जो है ना टैक्स वसूल करने का काम इन लोगों का हुआ करता था। और ये एक पार्ट जो है ना उसमें से अपने पर्सनल खर्चे के लिए रखा करते थे और बाकी का जो है ना इन लोगों को टैक्स जमा कराना होता था किंग को या रूलर को। अच्छा, इसके बाद क्या करते थे कि ये लोग जो है वो एलिफेंट, हॉर्सेस, ये भी जो है ना ये भी जो टैक्सेशन पॉलिसी थी उसमें केवल नगदी नहीं दी जाती थी। ये जो हॉर्सेस या एलिफेंट्स हैं ये भी प्रोवाइड किए जाते थे। These contingents provided the विजयनगर किंग्स with an effective fighting force। ये जो एलिफेंट्स या जो हॉर्सेस है ये एक फाइटिंग फोर्स प्रोवाइड करने के लिए दिए जाते थे। तो सम ऑफ द रेवेन्यू वाज आल्सो यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ टेम्पल्स, और कुछ रेवेन्यू जो है वो मतलब आर्मी का खर्चा, मिलिट्री का खर्चा, है ना, और दूसरा जो है ना कुछ पर्सनल खर्चा बाकी जो है ना वो किंग को दिया जाता था और उसमें से कुछ परसेंट जो है ना वो टेम्पल्स या इरिगेशन वर्क्स के लिए भी यूज किया जाता था। डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने यहाँ पे इरिगेशन वर्क्स देखा ना, तो इरिगेशन के बारे में हमारे पास एक डिटेल्ड नोट आएगा कि जिसमें हमें पढ़ना है कि विजयनगर एम्पायर में खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती थी, एग्रीकल्चर बहुत प्रोडक्टिव था यहाँ पर, और उसका कारण था कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी। अब आप ये कहेंगे कि मैडम ये तो फर्टाइल लैंड कैसे होंगी यहाँ पर, क्योंकि ये तो माउंटेनियस रीजन है। तो डियर स्टूडेंट्स, माउंटेनियस रीजन तो है, लेकिन माउंटेनियस रीजन के अलावा यहाँ पर छोटी छोटी नदियां भी थी, जैसे तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा का दोआब, है ना। तो वो जो फर्टाइल लैंड्स हैं और ये नदियां जो है इनकी जो छोटी छोटी और स्ट्रीम्स थी उनसे उनके आसपास जो है फर्टाइल लैंड्स अवेलेबल थी एग्रीकल्चर के लिए, और उसको प्रोटेक्ट किया जाता था पूरी तरह से 100%, ताकि जो है जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो बहुत ज्यादा मात्रा में हो सके और यहाँ की जो लोग हैं वो भूखे न मरे। द अमारा नायक सेंट ट्रिब्यूट टू द किंग, ये लोग ट्रिब्यूट दिया करते थे। ट्रिब्यूट क्या होता है? जैसे गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, तो वो दिया करते थे एनुअली, और पर्सनली अपीयर्ड इन द रॉयल कोर्ट, और पर्सनली भी जो है ना रॉयल कोर्ट में जाया करते थे, गिफ्ट्स दिया करते थे अपनी लॉयल्टी को दिखाने के लिए। ऐसा होता है ना कि जो है जब हम किसी बड़े लीडर को मिलने जाते हैं, किसी नेता को मिलने जाते हैं, तो हम अपनी तरफ से उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाते हैं। हम जो है ना अपनी तरफ से उनके लिए कुछ खास तोहफे लेके जाते हैं, और ये जो है तोहफे हमारी लॉयल्टी को शो करते हैं कि हम उनके प्रति कितने वफादार हैं, हम उनके प्रति कितने जो है ना लॉयल हैं। Kings occasionally asserted their control over them by transferring them from one place to another. However, अच्छा, फिर ये किंग अपने हाथ में पूरी पावर रखते थे। कैसे? कि किंग जो है वो जो चीफ्स थे उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी करते रहते थे। आपको पता है कि इनको ट्रांसफर क्यों किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह पर? इनको इसलिए ट्रांसफर किया जाता था कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ही जगह पर रहते रहते चीफ जो है वो करप्ट हो जाए, या उनकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उनको जो है ना लोगों का सपोर्ट मिल जाए, और कहीं ऐसा ना हो कि वो इन लोगों को मतलब रूलर के अगेंस्ट ही कोई विरोध कर दे। तो इसीलिए क्या करते थे कि इनको पूरी तरीके से जो है ना इनको अपने हाथ में रखा करते थे, एंड टाइम टू टाइम उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया करते थे। तो अमारा का मतलब क्या है बेटा? अमारा का मतलब है, अमारा इज बिलीव टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द संस्कृत वर्ड समारा। जो अमारा वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के वर्ड समारा से, SAMARA, ठीक है। मीनिंग बैटल और वॉर, इसका मतलब क्या होता है? बैटल या वॉर।
इट ऑल्सो रिजेम्बल्स द पर्शियन टर्म अमीर मीनिंग ए हाई नोबल, और ये पर्शियन टर्म जो है वो अमीर है ना, AMIR अमीर, उसको भी जो है ना रिजेम्बल करता है, और इसका मतलब होता है हाई नोबल। तो हमारा क्या है यहाँ पे, हाई नोबल्स, ठीक है, जिनकी अच्छी पहुंच है, जो कि रूलर के, किंग के क्लोज है, उनको अमारा कहा जाता था। यवन किसे कहा जाता है, YAVANA। यवन इज a संस्कृत वर्ड used for the Greeks and other peoples who entered the subcontinent from the northwest। यवन जो है वो कौन थे बेटा, यवन जो है वो ग्रीक लोगों के लिए वर्ड यूज किया जाता है, और ये लोग नॉर्थ वेस्ट से इंडिया में एंटर किए थे, एंटर किया था इन्होंने, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ तक समझ में आ गई है। अब थोड़ा सा बस एक टॉपिक मैं आपको और एक्सप्लेन करूंगी बेटा, वो है विजयनगर, द कैपिटल एंड इट्स एनवॉन्स। विजयनगर कैपिटल जो थी वो उसकी जो खास बातें थी, जो कि हमें खास करके पढ़नी है, वो क्या थी, जो इसकी मेन अचीवमेंट्स थी वो क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि विजयनगर एम्पायर की जो खास बात थी वो यहाँ के वाटर रिसोर्सेज थी। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट विजयनगर एम्पायर में एग्रीकल्चर बहुत प्रॉस्पेरस थी, एग्रीकल्चर यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव थी, और उसका रीजन मैंने आपको ये भी अभी अभी कहा था कि यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी अवेलेबल थी। तो अब यहाँ के जो वाटर रिसोर्सेज थे वो कैसे थे, वाटर रिसोर्सेज माने कि पानी के यहाँ पर क्या रिसोर्सेज थे, हाउ दे कलेक्ट वाटर एंड हाउ दे यूज द वाटर, बिकॉज आपको ये तो पता है ना डियर स्टूडेंट्स कि बिकॉज दिस इज द रॉकी रीजन एंड देयरफॉर द अंडरग्राउंड वाटर कैन नॉट बी यूज्ड हियर। अंडरग्राउंड वाटर तो यहाँ से निकाला ही नहीं जा सकता था। तो व्हाट डू दे डू टू यूज वाटर फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, वो पानी को क्या करते थे, ये दे यूज टू कंजर्व वाटर, वो पानी को कंजर्व करके रखा करते थे, पानी को वो इकट्ठा करके रखा करते थे। एंड बिकॉज इट वाज द रॉकी रीजन, तो इसलिए यहाँ पर पानी को कंजर्व करने के लिए नेचुरल जो नेचुरल एम्बैंकमेंट्स बन जाते थे, और नेचुरली यहाँ पर जो है ना टैंक्स बन जाते थे, जिनमें कि पानी को जो है कंजर्व करके आसानी से रखा जा सकता था। The most striking feature about the location of Vijayanagar is the natural basin formed by the river Tungabhadra, which flows in a northeasterly direction. The surrounding landscape is characterized by stunning granite hills. आप लोगों को समझ में आ गया जो मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि विजयनगर एम्पायर जो है वो पूरी तरीके से किससे घिरा हुआ था, पहाड़ों से घिरा हुआ था, और ग्रेनाइट के हिल्स थे चारों तरफ में, ग्रेनाइट स्टोन पत्थर, उसके हिल्स थे चारों तरफ में, दैट सीम टू फॉर्म ए गर्डल अराउंड द सिटी, माने सिटी को चारों तरफ से घेरा हुआ था। गर्डल माने जैसे कि उसके आसपास जो है ना पूरा एक घेरा बनाया हुआ था, पूरा घेराबंदी उसके चारों तरफ में की हुई थी। ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स फ्लो डाउन टू द रिवर फ्रॉम दीज रॉकी आउटक्रॉप्स। और आपको ये भी समझ में आ गया ना, मैंने आपको बताया कि बहुत सारी छोटी छोटी नदियां यहाँ पर बहा करती थी, इन पहाड़ों से निकलती थी। अब बच्चों, इन ऑलमोस्ट ऑल केसेस एम्बैंकमेंट्स वर बिल्ट अलोंग दीज स्ट्रीम्स टू क्रिएट रिजर्वॉयर्स। एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे, और उन एम्बैंकमेंट्स के पीछे जो है ना रिजर्वॉयर्स थे, और वो रिजर्वॉयर्स में पानी इकट्ठा होता था। इन रिजर्वॉयर्स में पानी जब इकट्ठा किया जाता था, this is one of the most arid zone of the peninsula। देखो, ये सबसे ज्यादा एरिड रीजन था, एरिड माने सूखा, यहाँ पे पानी की कमी थी, और पानी की कमी को पूरा किया जाता था कैसे, रिजर्वॉयर्स बना करके। जो छोटी छोटी स्ट्रीम्स थी उन पर एम्बैंकमेंट्स बनाए गए थे ताकि पानी को इकट्ठा किया जा सके, पानी को रोका जा सके। Elaborate arrangements had to be made to store rainwater and conduct it to the city। पानी को रोका जाता था और फिर उस पानी को यूज किया जाता था शहर के वेरियस कामों के लिए शहर में। The most important tank was built in the early years of the 15th century। इसका नाम था कमलापुरम।
बहुत जरूरी है ये नाम। कमलापुरम आपको याद रखना है, ठीक है। वाटर फ्रॉम दिस टैंक नॉट ओनली इरिगेटेड फील्ड्स नियर बाय बट वाज आल्सो कंडक्टेड थ्रू अ चैनल टू द रॉयल सेंटर। शहर की पानी की कमी को पूरा यहाँ से किया जाता था और इसके साथ जो रॉयल सिटी था उसमें भी पानी यहाँ से सप्लाई किया जाता था। One of the most prominent waterworks were to be seen among the ruins is the Hiria Canal. ये भी आपको याद रखना है। कमलापुरम टैंक आपको टैंक याद रखना है और हिरिया कैनाल का नाम आप लोगों को याद रखना है। This canal drew water from a dam across the Tungabhadra and irrigated the cultivated valley that separated the sacred center. ये जो कैनाल थी हिरिया कैनाल, ये कैनाल जो है वो दिस कैनाल ड्रू वाटर, ये पानी लाती थी कहाँ से? फ्रॉम ए डैम, तुंगभद्रा नदी के ऊपर से, ठीक है। और इरिगेट करती थी कल्टिवेटेड एरिया दैट सेपरेटेड सेक्रेड सेंटर फ्रॉम द अर्बन कोर, और उस एरिया को ये पानी की सप्लाई करती थी जो कि सेक्रेड सेंटर और अर्बन कोर को अलग करता था। अर्बन कोर अलग था, अर्बन सेंटर, अर्बन सिटी अलग था, अलग पार्ट था, और जो सेक्रेड सेंटर था जहाँ पर कि रॉयल पैलेसेस थे और अलग-अलग बिल्डिंग्स थी, उनको सेपरेट किया करता था। दिस वाज अपैरेंटली बिल्ट बाय किंग्स ऑफ द संगम डायनेस्टी, और ये कहा जाता है कि जो हिरिया कैनाल थी इट वाज बिल्ट बाय द संगम डायनेस्टी। डियर स्टूडेंट्स, आज तो मैं आप लोगों को इतना ही पढ़ाऊंगी। आप लोगों को जो है ये समझ में आया होगा एंड आई एक्सपेक्ट कि आप लोग अपना काम तरीके से करोगे, और आप लोगों से मैं ये उम्मीद करूंगी कि सभी बच्चे क्लासेस अटेंड करें डेली रेगुलर बेसिस पर, और 9 बजे से पहले आप लोग अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप लोगों से ये अभी तो मैं